हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीचिंग परीक्षा के इस बुक से कुछ चैप्टर्स को कवर किया था। आइए देखते हैं किन किन चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं। विषय सूची दिए गए हैं। हिस्ट्री को हम लोगों ने कवर कर लिया है। मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेडावल हिस्ट्री। आइए और देखते हैं किन चैप्टर को देखते हैं। भारत का भूगोल, इस चैप्टर को भी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं, ठीक है। विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ चुके हैं। आइए आज के इस पार्ट में देखते हैं किन चैप्टर को कवर करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। आज के पार्ट में हम लोग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड स्टेट, भारतीय संविधान की उद्देशिका, संघ एवं राज्य, ठीक है। अनुच्छेद, अनुसूची, इन सभी चैप्टर को कवर करना है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के TRE 1 में, 2 में और 3 में जो भी पूछे गए प्रश्न हैं, इन सभी को कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले प्रश्न। आइए 342 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ठीक है, संघवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। एक अर्ध संघ राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते 342 में। नंबर क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। तो आर्टिकल 17 हो जाएगा 17 में। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 14 का संबंध जो है विधि के समक्ष समानता से है, ठीक है। अनुच्छेद 15 का संबंध जो है राज्य या देश के किसी राज्य के नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 344 में। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो अधिनियम जो है 1955 के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिनियम 1955 के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 345 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे आश्वासित करता है, ठीक है। किसे आश्वासित करता है। तो ऑप्शन ए क्या दिया जा रहा है, व्यक्ति की गरिमा को, बिल्कुल सही बात है। देश की एकता और अखंडता को, ये भी बात सही है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कर, ऑप्शन सी, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता को, बिल्कुल सही बात है। यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। आइए इसके समरी को पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना है। यह एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। बंधुत्व मुख्यतः दो बातों की आश्वासित करता है। कौन सा, पहला बात है व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को। आइए अगले प्रश्न की ओर आते 347 पे 46 पे कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो क्या हो जाएगा, टू हैव सर्टेन बेसिस राइट्स, कुछ मूल अधिकार रखने की जो है अनुमति देता है। कुछ मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते 347 में। भारत ने सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया है। तो भारत ने जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार जो है कनाडा से लिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनाडा से, ठीक है। आइए इसके समरी को देख लेते हैं। समरी क्या कह रहा है, भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली का विचार अपनाया है। और संघीय शासन प्रणाली वह है जिसमें केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियां होती है, ठीक है।
आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को किस रूप में मानता है? तो अनुच्छेद 1 जो है देश को यूनियन के रूप में मानता है, एक संघ के रूप में मानता है। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 349 पे 49 नंबर क्या कह रहा है? चुप रहने की स्वतंत्रता। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत की किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आवर फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, मूल अधिकार है, द फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 क्या दिया गया है? कार्य की न्याय संगत एवं मनोविचित दशाएं। ये किनसे अनुच्छेद किससे संबंधित है? कार्य की न्याय संगत एवं मनोविचित दशाएं जो है ये ऑप्शन ये अनुच्छेद 42 से संबंधित है, ठीक है। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी यानी कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी ये किससे संबंधित है? ये आपका जो है अनुच्छेद 43 से संबंधित है। और समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 से संबंधित है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं ये अनुच्छेद 49 से संबंधित है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 351 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल अधिकारों के बारे में सही है? तो कौन सा कथन जो है भारत के मूल अधिकार के बारे में सही है? आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस क्या कह रहा है? वे संवैधानिक सर्वोच्च तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन की निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। और क्या कह रहा है? दे नॉट ओनली डिसाइडेड द पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वलिटी बट द सोशल इक्वलिटी ऑल्सो, ठीक है। वे केवल राजनीतिक कानून समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन वन, ठीक है, एक से अधिक। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 352 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपराधों की दोष सिद्धि के संदर्भ में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं इसके कथन को। भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दोहरे दंड का जो है प्रावधान नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा, यानी कि इसका भी आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि देश में कि उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियाँ की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि तीनों सही है ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा? मोर देन वन हो जाएगा, मोर देन वन एबव, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 353 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? ठीक है, कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, बिल्कुल सही बात है, ये मूल कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा करना, ये भी मूल कर्तव्य है ये हमारा, ठीक है। अपने बच्चे को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू आवर चाइल्ड, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा? मोर देन वन हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्यों प्राप्त है? क्योंकि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, ठीक है। तो यह जो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद, ठीक है, 355 नंबर। भारत की नव उद्घाटित संसदों में, ठीक है, भारत की नव उद्घाटित संसदों में संसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 1272 सीटें। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 356 नंबर में। क्या कह रहा है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो वास्तुकार का नाम है पद्मश्री विमल पटेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्मश्री विमल पटेल। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसम्मानित से चुने गए राष्ट्रपति थे? तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 358 में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा की न्यूनतम उम्र सीमा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 359 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 359, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, भारत जो है एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या दिया जा रहा है? ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी दोनों सही है। और देखिए क्या हो जाएगा इनमें, उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के उपभाग के रूप में गठित किए जाते हैं। ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 360 पे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो रीट को जारी कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीट को जारी कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं 361 नंबर पे। भारत में निम्नलिखित में से कानून के शून्यता के कौन से पहलू पाए जाते हैं? ठीक है, न्यायपालिका कार्यकारी आदेश या विधायी उपाय को आंशिक या पूर्णतः रूप से शून्य घोषित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। एक अधिनियम को आंशिक या पूर्ण रूप से शून्य घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा एक, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 362 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? जिला नियोजन समितियों का उद्देश्य जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को एकीकृत करना। बिल्कुल सही बात है। जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, ये भी सही है। ठीक है, और क्या कह रहा है? पंचायतों के माध्यम से एकीकृत दृष्टिकोण जो है विकसित करना, ये भी सही है, यानी कि इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 363 पर भारत की केंद्र सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है वो हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 2004 में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 364 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के लागू होने पर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 365 पे भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था?
किस संशोधन के? 42वें संविधान संशोधन में जो है न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 42 में। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 366 पे। 366 नंबर क्या करा? 1970 से पहले भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देने का, यानी कि सटीक परिभाषा देने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस समिति का था? तो चौहान समिति का था। ठीक है, सटीक परिभाषा देने का संबंध जो है चौहान समिति से था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 367 पे। मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेलर भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया? मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेलर भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया? आइए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। 2013, 2014, 2012, इनमें से कोई नहीं, एक इनमें से कोई नहीं और एक अधिक, यानी कि क्या आ जाएगा? 2013 में जो है ये हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 368 में क्या कह रहा है कि दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है? दूरदर्शन का ध्येय वाक्य जो है सत्यम शिवम एवं सुंदरम है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये इनका दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 369 में। प्रश्न कह रहा है कि भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में से किससे पीड़ित है? दबाव समूह जो है किनसे पीड़ित है? सांस्कृतिकवाद से, बिल्कुल सही बात है, सांस्कृतिकवाद से भी पीड़ित है। विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी, ये भी इनसे भी पीड़ित है। ठीक है, और देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से, ये भी इनसे भी पीड़ित है, यानी कि इसका आंसर जो आएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 370 पे। भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रवाद पर आधारित राष्ट्र निर्माण की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व जो है किस राजनेता ने किया था? किस राजनेता दल ने किया था? ठीक है, तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने की थी, बीजेपी की पार्टी ने की थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 371 पे। क्या करें? इनमें से किसने कहा भारत जो है, इनमें से किसने कहा कि भारत न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो एन.वी. रमन्ना ने कहा था, एन.वी. रमन्ना ने कहा था, क्या कहा था कि भारत जो है न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ठीक है, एन.वी. रमन्ना ने कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 372 पे। 372 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो किसने कहा था? ठीक है, ये जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से बुनियादी जो है हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षक, ये भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, तो इनका आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 से दिया गया है। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 से है, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 से है। ठीक है, और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1946 से है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 374 में। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है निर्णित हुई थी? किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर देखिए किस वर्ष निर्णित हुई थी? 1992 ईस्वी में जो है निर्णित हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है
धर्मों रक्षित रक्षतः, कानूनी तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, कानून तभी रक्षा करता है जब उनकी रक्षा की जाती है। तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग में भारतीय सेना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, तो क्या हो जाएगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 376 नंबर पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सामुदायिक कार्यक्रम को मुख्य क्रांति कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को मुख्य क्रांति कहा था, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 377 में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू की गई थी। स्वच्छ मिशन भारत जो है कब शुरू किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आता है। 378 में 378 का प्रश्न क्या कह रहा है, CAA के अंतर्गत, ठीक है, नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन के किसके द्वारा किया जाएगा, तो जनगणना विभाग के द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। डाक विभाग के द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। केंद्रीय सुरक्षा IB द्वारा किया जाएगा। ये जो है इनमें इनका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 379 नंबर पे 379 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, भारत और 1929 के प्रारंभ में हुई महामंदी के संबंध में कौन सा जो कथन है सही है, तो महामंदी के समय कौन सा कथन सही है, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और देखते हैं क्या और कौन सी बात है, इनमें कौन सा पॉइंट मिलता है। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयातों एवं निर्यातों को प्रतिकूल से प्रभावित किया, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है, मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्लस्टर आधारित गाँवों के विकास की योजना का नाम क्या है, क्लस्टर आधारित। ठीक है, क्लस्टर आधारित गाँवों के विकास की योजना का क्या नाम है, तो इस योजना का नाम क्या दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय रॉवन मिशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रॉवन मिशन, यानी कि दिया गया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुवन मिशन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 381 नंबर में भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था, तो भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण जो है 1991 के बाद शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 382 में कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है, कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक बाजरा उत्पादित करता है, तो राजस्थान जो है सबसे अधिक बाजरा उत्पादित करेगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 383 में भारत का कौन सा राज्य जो है मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 384 में मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत खेती योग्य है, तो 50% जो है खेती योग्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 385 में विविध से प्रश्न भी पूछे गए हैं। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है, अन्नपूर्णा जो है राशन कार्ड जो है जो वृद्ध एवं गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हैं उनके के लिए बनाया गया है ये राशन कार्ड। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 386 नंबर में सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था, सर्व शिक्षा अभियान जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 382 नंबर 7 पे एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार
प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी कितने प्रतिशत जो है अंशदान था? तो 32% जो है अंशदान था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 388 नंबर में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्रीय मूल्यों और लक्ष्यों को चुनौती देने वाले निम्नलिखित में से किन मुद्दों का सामना किया? तो किन मुद्दों का सामना किया? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए खाद्यान्न की कमी, बिल्कुल सही बात है, इन मुद्दों का भी सामना किया। और देखिए, और अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पाकिस्तान के साथ युद्ध करना, इन मुद्दों का भी प्रारंभ किया। ठीक है, इन मुद्दों के साथ भी जो है हुआ। ठीक है, इनका आंसर जो हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 389 नंबर क्या कह रहा है? भारत और उनके पड़ोसी देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारत की विदेश नीति शांति और अहिंसा पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। भारत की विदेश नीति जो है शांति और अहिंसा पर आधारित है। और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि पंचशील सिद्धांत भारत की शांति के प्रति दृढ़ संकल्प का परिणाम है, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा देश जो है G7 का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? रशिया जो है G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, आइए इसके समरी को देख लेते हैं। G7 विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 ईस्वी में विश्व के 6 सबसे धनी राष्ट्रों की सरकारों के साथ मिलकर हुई थी। ठीक है,